लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद एंजाइना पेक्टोरस। आज हम उससे अगली स्टेज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपका लिंक बने और आपको अच्छे से समझ आए। तो हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि एंजाइना क्या था। एंजाइना ये था कि मायोकार्डियम की एक डिमांड है ब्लड की, ऑक्सीजन की, जब वो एक्शन में है, जब वो एक्शन कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, और उसकी जो सप्लाई है वो करनी है करोनरी आर्टरीज ने। तो उनमें से एक या दो करोनरी आर्टरीज या सारी आर्टरीज उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई है वो एडिक्वेट नहीं कर पा रही। तो इस सप्लाई और डिमांड के मिसमैच की वजह से होता यह है कि इस्कीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है मायोकार्डियम को, उसकी वजह से इस्कीमिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और नतीजा ये होता है कि हमें एक पेन शुरू हो जाता है जिसको हमने अंजाइना कहा था। तो इस अंजाइना से आगे की स्टेज ये है कि अब वो जो मिसमैच क्रिएट हुआ था कि मायोकार्डियम को जितनी ब्लड चाहिए था उतनी करोनरी आर्टरीज नहीं दे पा रही थी। तो उसके इलाज के लिए हमने क्या किया, पेशेंट बैठ गया, अगर विगरस एक्सरसाइज कर रहा था तो उसकी डिमांड कम होगी और पेन ख़त्म हो गया। या पेशेंट ने सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट रखी और उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हुई और उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो पेशेंट का जो पेन है वो रिलीव हो गया, जो इस्कीमिया था वो रिलीव हो गया। ये तो था एंजाइना। अब हुआ ये कि काफ़ी देर के लिए वो जो रिलीव था वो हुआ ही नहीं पेन। तो नतीजा ये हुआ कि जो पेन था वो रिलीव नहीं हुआ। अब हम एमआई की तरफ जा रहे हैं कि एमआई क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। अब हुआ ये कि वो जो मिसमैच हुआ था एंजाइना के वक्त कि जितनी ब्लड चाहिए था मायोकार्डियम को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं कर सकी करोनरी आर्टरीज, उनमें से एक आर्टरी या दो आर्टरीज। तो वो जो एरिया जिसने सप्लाई करना था उस खास मायोकार्डियम के एरिए को, उस एरिए में जो इस्कीमिया हुआ वो प्रोलॉन्ग कर गया। वो हमने रेस्ट भी किया तो भी रिलीव नहीं हुआ, नॉट रिलीव्ड। हमने टैबलेट भी रखी नाइट्रोग्लिसरीन की तो भी वो नॉट रिलीव्ड हुआ। अब रिलीव ही नहीं हो रहा और काफ़ी टाइम के लिए क्या कर गया, प्रोलॉन्ग कर गया। अब जब ये पेन प्रोलॉन्ग कर गया, ये इस्कीमिया प्रोलॉन्ग कर गया, तो होता यह है कि उस एरिया में जहाँ पे इस्कीमिया हुआ है उस एरिया में क्या होता है, सेलुलर मायोकार्डियम डिसफंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इस्कीमिक सेलुलर डिस्ट्रक्शन। अब सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो गई उस एरिया में जहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरी नहीं गई, वहाँ पे सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो गई। अब जब सेलुलर डैमेज हो गया, सेल डेथ हो गई, तो उस एरिया को हम नाम दे देते हैं, जहाँ पे सेल डेथ हो गई थी उस एरिया को हम कह देते हैं कि क्या हो गया है, इन्फार्क्ट बन गया। ठीक है, इन्फार्क्ट। और उस एरिया को इन्फार्क्ट कहते हैं और इस पूरी स्टेज को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इन्फार्क्ट बन गया। अब जो इन्फार्क्ट बन गया उसके जो एडजेसेंट एरियाज हैं वो भी सेलुलर इस्कीमिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं। तो और ये जो सारी जगह बन जाती है, अब वो जो डेड टिश्यू, डेड स्ट्रक्चर बन गया है, इन्फार्क्ट जो बन गया है, जो सेलुलर डेथ की वजह से बन गया है, अब वो जो एरिया है वो फ्यूचर के लिए क्या करेगा, एक नाइडस बन गया है फॉर इरिथमियाज। अब ये जो इन्फार्क्ट है ये क्या काज कर सकता है, इरिथमियाज काज कर सकता है। जो इन्फार्क्ट बना था वो क्या बन गया, नाइडस फॉर डिसरिथमियाज। एक चीज हो गई। अब ये जो नाइडस बना था ये इरिथमियाज, डिसरिथमियाज काज करेगा हार्ट के। और दूसरी बात ये कि उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है अब हार्ट की, वो भी अब उस एरिया में कम हो गई है जिस एरिया में वो नाइडस बन गया या इन्फार्क्ट बन गया। और तीसरी चीज़ कि लॉन्ग टर्म में वो जो इन्फार्क्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा स्कार टिश्यू में। अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब पेशेंट को होता है तो उसके हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आई, वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अब जब पेशेंट हमें हिस्ट्री देता है कि वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री के साथ आया है, तो हमें थोड़ा सा पिक्चर बन जाएगी कि पीछे उसके साथ ये सारा कुछ हो चुका है।
एक तो उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड है उस खास एरिया में, जिसकी वजह से उसके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कंप्रोमाइज्ड है। दूसरा, नाइडस बनने की वजह से, स्कार टिश्यू बनने की वजह से डिसरिथमियाज के लिए भी वो पोटेंशियल पेशेंट है, या उससे हम हिस्ट्री ज़रूर लेंगे कि उसको डिसरिथमियाज भी तो नहीं है साथ, या उसकी एपिसोड्स तो नहीं हुई। और इसके अलावा हम उसके जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, जो कार्डियक फिजिशियन है, हम उससे कंसल्ट करेंगे कि उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास पेशेंट जब आया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री के साथ, उसने हमें कहा है कि मुझे एमआई की एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए बीइंग ए डेंटिस्ट। जब हमारे पास पेशेंट क्लिनिक पे आया है या डिपार्टमेंट में आया है, या जो भी हमने कुछ डेंटल का उस करना है उसका, तो हमने कैसे उसको अप्रोच करना है। अब मैनेजमेंट हमने ये करनी है कि वो पेशेंट जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, अगर तो वो विद इन 6 मंथ है, अगर एमआई की जो एपिसोड हुई है लास्ट एपिसोड वो विद इन 6 मंथ है, अगर उसको 6 महीने नहीं हुए, तो हमने ऑल काइंड ऑफ इलेक्टिव प्रोसीजर्स को क्या कर देना है, डेफर या डिले। इलेक्टिव प्रोसीजर्स विद इन 6 मंथ के अंदर अगर उसे मायोकार्डियम इन्फार्क्शन की एपिसोड हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिले कर देंगे। ये बात हो गई। अब अगर वो 6 मंथ के बाद आता है, तो फिर क्या चांसेस हैं। 6 मंथ के बाद अगर उसको 6 मंथ इलैप्स हो चुके हैं और फिर उसको एमआई नहीं हुआ पिछले 6 महीने के अंदर, तो फिर उसके से एमआई की रिकरेंस के चांसेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उतने ही हैं जितने कि वो 6 साल बाद या 24 साल बाद भी आएगा। तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीने जो पहले होते हैं आफ्टर एपिसोड ऑफ एमआई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो से 6 महीने के अगर दौरान आता है तो हम उसको डेफर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब 6 महीने के बाद पेशेंट आया है और हमने सोच लिया है कि हमने उसको मैनेज करना है, तो हमने उसको मैनेज कैसे करना है। अब 6 मंथ उसको लैप्स हो चुके हैं, पेशेंट को दोबारा एमआई नहीं हुआ, पेशेंट स्टेबल है। अब हमने मैनेज कर लिया, प्लान कर लिया कि हमने उसको मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम कंसल्ट करेंगे फिजिशियन को, और उसके बाद हम एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जो कि हमने पहले भी फॉलो किया था। और उसके बाद हमने कोई मेडिकेशन अगर चल रही है उसकी, जो कि एमआई के बाद पेशेंट को चल रही होती है, कौन सी एंटीप्लेटलेट चल रही होती है या एंटी कोगुलेंट चल रहे होते हैं, तो ये थेरेपी जब चल रही हो तो हमें सर्जरी के दौरान मसला हो सकता है। तो इसलिए हम उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन से मेडिकेशन की हिस्ट्री और मेडिकेशन, अल्टरनेटिव मेडिकेशन या स्टॉप को करने के लिए मेडिकेशन के लिए कंसल्ट करेंगे हिस्ट्री से पहले, और उसके बाद प्रॉपर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और फिर हम सर्जरी करेंगे। उसके बाद एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, और उसके बाद हम जो लोकल एनेस्थीसिया है वो हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया, जो एंजाइना के पेशेंट में, उसी तरह इसमें भी हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अगर हम एड्रेनालिन पेशेंट के साथ लोकल एनेस्थीसिया में हमने एड्रेनालिन दिया है लाइडोकेन के साथ, तो उसकी अगर जो रेशो है, अगर 1:1 लाख में एड्रेनालिन है, तो हम मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हैं, 0.04 mg। तो उस हिसाब से जो क्वांटिटी बनती है वो है 4 ml ऑफ LA सॉल्यूशन, जो कि जिसमें ये होगा। तो ये हम करेंगे फॉलो, मेडिकेशन को देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे, और ये सारा कुछ उसके बाद जो प्रॉपर तरीका है। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन की सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ये हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देना है उसको, ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो और एपिसोड वो एक नेक्स्ट एपिसोड में ना जाए। और प्रोफिलैक्टिकली पेशेंट को हमने क्या देना है, नाइट्रोग्लाइसरीन। अब ये हमने प्रोफिलैक्टिकली नाइट्रोग्लाइसरीन देनी है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, और LA के लिए क्या करना है, एक और जो है वो ये है कि हमने जो एस्पायरेटिंग टेक्निक है वो प्रॉपर यूज़ करनी है एस्पायरेशन के साथ। ये ना हो कि हम उसको वेसल के अंदर इंजेक्ट कर दें LA का सॉल्यूशन। एस्पायरेशन के लिए प्रॉपर हमने एस्पायरेशन करनी है पहले, उसके बाद इंजेक्शन देना है LA का। मेडिकेशन की हिस्ट्री चेक करनी है, एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कंसल्ट करना है फिजिशियन को। अब ये सारी कुछ हमने करना है जब पेशेंट आता है MI के साथ और वो 6 मंथ गुजर चुके होते हैं। अब एक और सिचुएशन है कि पेशेंट को MI हुआ और उसने
एक ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट आता है, उसको करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये वो करा चुका है, ये ट्रीटमेंट वो करा चुका है। अब ये ट्रीटमेंट दो सिचुएशंस में पेशेंट करा चुका होता है, या तो उसको एमआई हुआ होता है या उसको एंजाइना हुआ होता है। दोनों सूरतों में हो सकता है उसने उसको किसी सूरत में उसने ये करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कराई हुई है। अब जब उसने ये ट्रीटमेंट कराया हुआ है तो अब हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो जो अगर तो इस पेशेंट की सूरत में हमने ये देखना है कि 3 मंथ, अगर तो 3 मंथ इलैप्स हो चुके हैं इस ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर 3 मंथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलेक्टिव ट्रीटमेंट। आफ्टर 3 मंथ हम इलेक्टिव प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक चीज़, दूसरी चीज़ कि हमने वो अब प्रिकॉशंस क्या लेनी है। प्रिकॉशंस वही जो एमआई के पेशेंट में मैंने अभी डिस्कस की आपसे, वही सारी प्रिकॉशंस हम करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के पेशेंट में भी यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है 3 मंथ का टाइम, एमआई में 6 मंथ था, करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में हम 3 महीने का टाइम लेते हैं। तो ये थी मैनेजमेंट ऑफ एमआई के पेशेंट को। अब ये हम सिर्फ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी पेशेंट को एमआई में चला जाता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए अलहदा मैं जो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। अभी सिर्फ हमने पहले प्री ऑपरेटिव हेल्थ स्टेटस एवेल्युएशन और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें जी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक डिसरिथमियाज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।